हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बातचीत कर रहे थे, भारत का भूगोल देख रहे थे। भूगोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे एग्जाम में आता है, खासतौर पर यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है नदियों का अपवाह तंत्र, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। ये जो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें हम नदियों के प्रवाह के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके ड्रेनेज जो माउथ उसका है कहाँ तक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जितनी भी परीक्षाएं होती है यूपी आरओ की, यूपी पीसीएस की, इवन आप बाकी जितने वनडे एग्जाम भी देखेंगे, एसएससी के या यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की जो नदियां हैं, सामान्य भाषा में हम लोग भारत की नदियां कहते हैं, लेकिन भूगोल की भारत भाषा में जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसे हम भारत का अपवाह तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। इस ड्रेनेज सिस्टम की खास बात है कि भारत में जो नदियां हमारी है, बहुत सारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में नदियां हैं। इन नदियों की संख्या लगभग लगभग 4,000 से ज्यादा नदियां भारत में है। अब ये जो 4,000 नदियां भारत में है, इनका अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ढंग से करेंगे तो बहुत मुश्किल भी नहीं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ढंग से हम लोग करेंगे तो। अब ये जो नदियां हम लोग बताए कि ढेर सारी नदियां हैं, 4,000 के आसपास नदियां हैं, तो इसको पहले हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है, नदियों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, ये उनके ओरिजिन के आधार पर करते हैं, उद्गम के आधार पर। नदियां जनरली पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं, और समुद्री इलाकों, मैदानी क्षेत्रों से होते हुए समंदर तक जाके मिल जाती हैं। तो ज्यादातर नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, कुछ बड़ी झीलों से निकलती हैं जो पहाड़ों में अवस्थित है। तो ओरिजिन उनका जो है, तो ओरिजिन के हिसाब से जो हम नदियों का डिवाइड, नदियों का विभाजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो एक हम लोग देखते हैं। अब को फिजिकल सिस्टम बताया था कि भारत के जो पहाड़ है वो दो तरीके से हैं। एक हिमालय है हमारा, उत्तर का जो मैदानी उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय। दूसरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो इन दोनों पहाड़ों में पर्याप्त रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंसेस मिलते हैं। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, औसत ऊंचाई लगभग महा हिमालय की 6,000 मीटर है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा शिखर आपको बताया था अनाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर। यानी इसके और इसकी ऊंचाई में लगभग लगभग 3 गुने का अंतर है। तो यहाँ से निकलने वाली नदियों में भी पर्याप्त रूप से अंतर देखा जाता है। अब हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने हुए हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स बनने की वजह से क्या होता है कि पूरे साल बर्फ जमे रहती है। पूरे साल बर्फ जमे रहने से क्या होता है कि जो बरसाती नदियां होती है, पहाड़ से निकलती हैं, बारिश के सीजन में नदियां बहती हैं। गर्मी के सीजन में जब बारिश नहीं होती तो फिर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, और जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है तो बर्फ के पिघलने से उन नदियों में लगातार पानी का प्रवाह बना हुआ रहता है, पानी का फ्लो बना रहता है, जिसकी वजह से ये नदियां 12 मासी होती हैं, एवरग्रीन, पूरे साल बहेंगी। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं, वो साल भर में जब बारिश होगी, बारिश के पानी इकट्ठा होगा, बहेंगी बहुत तेजी से, और फिर जब पानी बह के खत्म हो जाएगा फिर नदियां भी धीरे धीरे करके सूख जाती हैं। हिमालयी नदियों में क्या होता है कि जब बारिश का सीजन आता है तो पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, फिर बारिश खत्म हो जाएगा तो पानी की मात्रा थोड़ी घट जाएगी, लेकिन पानी रहेगा, पूरे साल रहेगा, वो पानी कभी भी कम नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, यहाँ भी खत्म हो जाती है। दूसरा आपको बताया था कि तेजी ज्यादा है, हिमालय ऊंचा पहाड़ है, तो उससे उतरने वाली नदियों में गति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होगा। प्रायद्वीपीय पठार बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं उतरती, इसलिए इन नदियों में उतनी गति नहीं होगी। जब नदियों में गति नहीं होगी तो फिर वो मिट्टी का कटाव भी नहीं कर पाएंगे। और इधर मिट्टी है क्या, इधर तो पूरी ठोस चट्टाने, ये गोंडवाना डैम के जमाने की पुरानी चट्टाने हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इस चट्टानों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये नदियां कटाव ज्यादा नहीं कर पाती। एक तो ऊंचाई कम होती है, गति कम होती है, ऊपर से कठोर चट्टान, और इधर उत्तर का मैदानी क्षेत्र बिल्कुल नया जलोढ़ मैदान है, इसको काटना बहुत आसान हो जाता है। तीसरी बात कि जब मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा तो रेत गाद ये सब सेडिमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में ऐसे नहीं होते। इसलिए हिमालयी नदियां बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं समंदर में मिलने से पहले, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ज्यादा बड़े डेल्टा नहीं बना पाती। हिमालयी नदियां जो होती हैं, इनमें क्योंकि ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे हिमालय से दूर हटती जाएंगी, उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, तो मिट्टी को ढलान कम होने लगती है, तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को ढोने की क्षमता इनकी कम होने लगती है, तो स्पीड घटने लगती है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि इनमें विसर्पण की प्रकृति, मेंढन की प्रकृति बढ़ने लगती है और ये घूमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कई सारी छोटी छोटी झीलों का भी निर्माण इनमें हो जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अक्सर हिमालय नदियों में बाढ़ आते हैं, बहुत तेजी से रास्ता बदलती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में ये समस्याएं नहीं होती।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जिसको पिछली क्लास में आपको विस्तार से बताया था, इसको लिखवाया भी था इसके बारे में। अब एक एक करके इन नदियों के सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भारत में नदियों का तंत्र देखते हैं, तो बेसिकली 3 नदियों के तंत्र को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। एक नदी का जो तंत्र हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। अब हालांकि जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों फिर एक ही हो जाती हैं, और ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये तीनों नदियां जो है ये इनका ओरिजिन लगभग लगभग आसपास ही है। यहाँ पर उत्तराखंड के पास में यहाँ पर एक बड़ी सी झील है, मानसरोवर झील। इसको आपको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे तो और आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मानसरोवर, ठीक। तो ये जो मानसरोवर लेक आपको दिखाई दे रहा है बड़ी सी, इसी मानसरोवर झील के पास से देखिए इधर ये वाली जो नदी निकल रही है यही शाम को यानी यही क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक। इधर ये वाली जो नदी हमें दिखाई दे रही है यही वाली नदी फिर क्या हो जाती है, इंडस हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है। ये वाली नदी क्या हो जा रही है, सिंधु नदी, इंडस। और इधर यहाँ पर अलकनंदा नदी यहीं से दिखाई दे रही है, और यही अलकनंदा आगे चल के फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गंगा। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये आप देखेंगे इसी छोटी सी दूरी से ये तीनों बड़ी बड़ी नदियां निकल रही भारत में। माना जाता है कि पहले यही एक नदी थी, बाद में जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये फिर अलग अलग बिखर गई, ठीक। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इंडस रिवर से, सिंधु नदी तंत्र से। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र हमारे भारत के इतिहास के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु सिंधु का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो सिंधु नदी है, ये जो इंडस रिवर है, इसमें प्रवाह जो है, फ्लो है अच्छा खासा। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी नदी है। बिल्कुल आपको बताया कि ये एंटीडिसेंट रिवर जिनको कहा जाता है। एंटीडिसेंट का मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि ये हिमालय के बनने के पूर्व की नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां इनको कहते हैं। इस नदी का उल्लेख हमारे भारत के इतिहास में, सभ्यता संस्कृति में सबसे ज्यादा है। इवन आज के दौर में हम लोग मानते हैं कि भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वर्तमान दौर में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी हम लोग गंगा को मानते हैं। लेकिन एक दौर था कि जब इस नदी का महत्व गंगा से भी कहीं ज्यादा था। गंगा का महत्व, इंपॉर्टेंस जो हमारे लिए बढ़ा वो स्वतंत्रता के बाद बढ़ा, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इंडस का जो मेन कोर्स है, जो मुख्य धारा है, वो किधर चली गई, पाकिस्तान के हिस्से चली गई। इसलिए भारत के हिस्से इसका एरिया थोड़ा सा कम आता है, ठीक। तो भारत के इतिहास में शुरुआत ही हमारे भारत के इतिहास की होती है। हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूरे घाटी भारत में जो पहला शहरी सभ्यता का विकास हुआ, ये सिंधु नदी के आसपास ही होना शुरू हुआ था। इसके बाद भारत में आर्य लोग आना शुरू करते हैं, आर्यों का भारत में आगमन होता है। तो आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ, आर्य लोग जो भारत में आए, तो इन्होंने जिस सभ्यता का निर्माण किया, जिस सिविलाइजेशन का निर्माण किया, जिसको वैदिक कल्चर कहा गया। तो आर्य जो भारत में सबसे पहले बसे, उनका जो पहला जो हैबिटेट माना जाता है भाइयों में, जो भारत में जो आर्यों का पहला निवास माना जाता है, वो माना जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में यानी सिंधु और उसकी सातों सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। इसी में आर्यों का विकास हुआ। इसके बाद फिर भारत में विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू हुए। विदेशी आक्रमणकारियों में जैसे आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर आया भारत। तो जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने इस रिवर को पार किया, कौन सी नदी को, इंडस रिवर को पार किया। और इंडस रिवर को पार करके इस नदी के पार के क्षेत्र का नाम दिया उन्होंने इंडिया। तो जो भारत का नाम इंडिया पड़ा, तो भारत का नाम इंडिया भी किस नदी की वजह से पड़ा, इंडस। क्योंकि इसी इंडस नदी के इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक खैबर दर्रा दिखाई दे रहा है, खैबर पास। उसी खैबर पास से होते हुए सिकंदर की सेना आई थी भारत, और इसके बाद जब इंडस रिवर को पार किया तब उन्होंने इस पार के क्षेत्र को नाम दिया इंडिया। तो भारत का नाम इंडिया पहले हो चुका था, कोई परफेक्ट एक नाम हमारा नहीं मिला। जैसे प्राचीन काल में जो भारत का आइडेंटिफिकेशन था, भारत को जो जाना जाता था, वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जाना जाता था। आज के दौर में आप देखें ना, घर में पूजा पाठ होती है तो बड़े लोग संकल्प दिलाते हैं, तो आपको किस क्षेत्र का निवासी बताते हैं, तो आपको संकल्प दिलाते हैं जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त भरत खंड, कि आप जम्बू द्वीप के आर्यावर्त के भरत खंड के निवासी हैं। ये जो पूरा हमारा उपमहाद्वीप है, इसको जम्बू द्वीप नाम दिया गया। इसमें उत्तर वाला हिस्सा आर्यावर्त और ये
वाला हिस्सा भरतखंड नाम दिया गया। तो एग्जैक्ट कोई नाम नहीं था, तो नाम सबसे पहले इसी इंडस की वजह से क्या नाम पड़ा, इंडिया नाम पड़ा। फिर बाद में क्योंकि यही पश्चिमी बॉर्डर था, हमारा सीमा था, जैसे आपको बताया था कि सीमा और सीमांत में अंतर होता है, तो ये हमारा समझ लीजिए कि नेचुरल बॉर्डर था, प्राकृतिक हमारा ये क्या था, सीमांत था। तो ज्यादातर बाहरी हमले जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे इधर ही से आते थे। और जब मुसलमान भारत में आना शुरू हुए, जब मुस्लिम इन्वेडर्स भारत में आना शुरू हुए, तो सबसे पहले मुसलमान जो भारत में आए थे वो अरबी आए थे, अरब मुसलमान आए। तो अरब जब इस खैबर को पास करके जब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अरबों ने एंट्री की, जब सिंधु नदी को पार किया, इंडस को पार किया, तब उन्होंने इंडस के पार के क्षेत्र को नाम दिया। और इन्होंने क्या किया कि उस समय जैसे अरबी अभी भी आप पढ़ेंगे तो अरबी में स का उच्चारण नहीं सही से होता, स के बजाय वो ह बोल जाते हैं, तो वो सिंधु की बजाय बोल जाते थे हिंदू। तो उसीलिए इस नदी के पार के क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने नाम दिया हिंदू। तो ये जो हिंदू नाम पड़ा, ये सिंधु नदी की वजह से पड़ा। अगर सोचिए अरबों की जबान साफ होती है, अरबी भाषा में जो है कि स का उच्चारण सही से होता, तो आज हम हिंदू धर्म को फॉलो ना कर रहे होते, हम सिंधु धर्म को फॉलो कर रहे होते, और आज हमारा सारे जहां से हिंदुस्तान नहीं होता, सारे जहां से सिंधुस्तान हमारा होता। कितना बढ़िया होता, नारा थोड़ा सा बदल जाता। खैर कोई बात नहीं। तो बताएं कि इस नदी का महत्व हमारे भारत के कल्चर में बहुत ज्यादा, जब भी आप पढ़ेंगे जो भी आक्रमणकारी आया यही सिंधु नदी पार करके खैबर दर्रे को पार, खैबर दर्रे से निकलता और सिंधु नदी को पार करके इंडिया में एंट्री करता है। ये हमारा एक तरीके समझ लीजिए कि प्राकृतिक, जैसे आपको बताया कि हिमालय, हिमालय हमारे भारत का एक नेचुरली क्या है, सीमांत है, फ्रंटियर है। बताए थे सीमाएं हम लोग बनाते हैं, जबकि सीमांत नेचुरली बना हुआ है। तो ये हमारी प्राकृतिक सीमा थी, इधर से ही आके एंट्री होती थी। ठीक, तो ये प्राकृतिक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए हुआ करते थे कि सिंधु नदी को पार किया तो हिंदुस्तान में एंट्री हुई। क्लियर। तो इसलिए इस नदी का महत्व हमारे भारत के इतिहास में, सभ्यता, संस्कृति में बहुत ज्यादा है। अब ये तो हुई इतिहास की बात, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, नहीं भूगोल के ऊपर चर्चा की जाए, इतिहास पर ज्यादा ना घुसा जाए, नहीं तो पता चला कि कहेंगे सर इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, भूगोल पढ़ाते पढ़ाते इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया, कब क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा। खैर इतिहास है ही हम लोग का इतना इंटरेस्टिंग कि कब इतिहास शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता, हम लोग भूगोल में वापस लौटते हैं। अब शुरुआत करते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर के बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सिंधु नदी का अगर हम प्रवाह देखें, आप वहां देखें कि सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल किधर को जा रही है, तो अगर एक सिंपल सा एक मैप बनाए आपके सामने, तो आप इसको देख सकते हैं, या उधर से ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो सिंधु नदी को आपके सामने बनाना शुरू करते हैं, फिर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो इंडस रिवर हमारा शुरू होता है, सिंधु नदी की जो शुरुआत हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले जो देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से है। तो सिंधु का जो हम लोग उद्गम देखेंगे कि आपको बताया कि जैसे यहाँ पर एक बड़ी सी झील है, कौन सी है, मानसरोवर लेक है। क्या नाम है इसका, मानसरोवर। और ये मानसरोवर लेक कहाँ पर है, मानसरोवर झील कहाँ पर है, चीन में है। पहले तिब्बत हम लोग कहते थे, अब उसको क्या नाम दिया गया है, चीन में ही है। इसी मानसरोवर झील के पास एक बड़ा सा ग्लेशियर है, एक बड़ा सा क्या है, ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम हम कहते हैं क्या, इंडस सिंधु नदी। दूसरे मानसरोवर से कौन सी धारा निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और ये इस तरीके से चलते हुए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते, थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं, नदी थोड़ी चौड़ी लगेगी, अच्छा लगेगा। अब ये इधर से निकली, फिर इसके बाद आपको बताया था कि लद्दाख और फिर काराकोरम के बीच एंट्री करती है हिमालय। फिर इसके बाद हिंदुस्तान के बाद फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक के पार करती है। और फिर कराची के पूर्व में जाके इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए कराची के ईस्ट में ये जाके कहाँ पर मिल जाती है, अरब सागर में मिलती है, अरबियन सी में मिलती है। ठीक, इसी जो आपको बताया कि मानसरोवर झील है, तो उसी मानसरोवर झील के पास एक और छोटी सी लेक है, छोटी सी झील है, जिसको राकस लेक कहा जाता है, राकस से। उस राकस लेक से एक धारा निकलती है जिसका नाम है सतलज। वो शिवकिला पास, शिवकिला दर्रे के पास इंडिया में एंट्री करती है, और उसके बाद
फिर चली जाती है पाकिस्तान। फिर इंडिया में ही हिमाचल प्रदेश में जो आपको रोहतांग पास बताया था, रोहतांग दर्रा, उसी रोहतांग दर्रे के पास से एक धारा निकलती है ब्यास नदी की। ब्यास रोहतांग पास से निकलती है और ये भी जाके किसमें मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। और पंजाब के पास ये सतलज में मिल जाती है कौन सी नदी, ब्यास नदी। इसके बाद हिमाचल से निकलती है रावी, और रावी हिमाचल से निकलने के बाद फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। फिर हिमाचल से निकलती है चिनाब। अब देखिए चिनाब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, हिमाचल से निकल के पंजाब, पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान होते हुए यही चिनाब नदी जाके किसमें मिल जाती है, सिंध में मिल जाती है। अब देखिए इसमें इधर सतलज नदी आके मिल गई, तो ये नदियां आपस में पहले मिलती है किसमें, पहले ये सब किसमें मिली, चिनाब में, और चिनाब नदी फाइनली जाके किसमें मिल गई, किसमें मिल गई, सिंधु में मिल गई, इंडस में मिल गई। उधर जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग झील है, शेषनाग झील के पास निकलती है झेलम नदी, और झेलम में जाके किसमें मिल जाती है, चिनाब में, और फाइनली चिनाब जाके किसमें मिल जाती है, सतलज। तो ये जो नदियां आप देख रहे हैं मुख्य रूप से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5। पहले इनका नाम लिख दें, नहीं तो नाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, नाम देखिए, ये वाली नदी हमने लिखी कौन सी है, सतलज नदी है। ठीक है, सतलज के ऊपर वाली नदी कौन सी है, ब्यास नदी है। फिर उसके बाद है रावी नदी है, फिर उसके बाद है चेनाब नदी है, फिर उसके बाद है झेलम नदी, और फिर ये वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। सिंधु या इसे कहा जाता है इंडस, सिंधु या इंडस रिवर। ठीक, अब देखिए इसमें से ये जो नदियां हैं इनकी संख्या आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इनको हम लोग कहते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद। तो जो पंचनद है, पंचनद हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इवन सिंधु से ज्यादा। सिंधु पहले महत्वपूर्ण थी बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पूर्व, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इसका ज्यादातर प्रभाव देखेंगे चीन में है। उसके बाद फिर कहाँ चला जाता है, पीओके होते हुए पाकिस्तान चला जाता है। भारत में ज्यादा महत्व नहीं, भारत में किनका महत्व है, इन पांचों। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, पंचनद कहा गया। ठीक, अब देखिए पंचनद का जो महत्व है कि आपको बताया कि जैसे आपको बताया कि सतलज कहाँ से निकलती है, राकर झील, राकर लेक। ठीक, अब ये जो पांचों है इनमें देखेंगे कि सबसे छोटी जो नदी है इन पांचों में, जो सबसे छोटी नदी है वो है ब्यास। ब्यास इकलौती ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र पूरी तरीके से भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और पंजाब में कपूरथला के पास ये जाके किसमें मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। यानी इनमें सबसे छोटी कौन सी है पंचनद में, ब्यास। पंचनद में जो सबसे बड़ी नदी है, ध्यान से समझिएगा, जो पंचनद में सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है चिनाब। चिनाब इन सब में सबसे बड़ी है क्योंकि यही मुख्य रूप से जाके किसमें मिल रही है, सिंधु में मिल रही है। तो चिनाब देखिए इधर से निकल रही है, और ये पांचों पहले किसमें मिलती है, चिनाब में, और चिनाब जाके पाकिस्तान में एक जगह है मीठानकोट, तो उस मीठानकोट में जाके ये किसमें मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। तो इन पांचों में आपको बताया कि सबसे छोटी कौन सी है, ब्यास। और ब्यास इन पांचों में इकलौती ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र पूरी तरीके से भारत में है। जबकि सबसे बड़ी नदी इसमें से चिनाब है, क्योंकि ये सारी नदियां चिनाब में आपस में मिलती है, और ये मीठानकोट में जाके किसमें मिल जाती हैं, सिंधु में ये विलीन हो जाते हैं। अब ये जो नदियां हैं इनमें से आपको बताया कि ये जो तीनों है, ये तीनों कहाँ से निकल रही है, ये तीनों निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। झेलम ये आ रही है कहाँ से, जम्मू कश्मीर से आ रही है। और बाकी ये दोनों कौन कौन सी, सिंधु और सतलज, ये दोनों कहाँ से निकल रही है, चाइना से निकल रही है। इन नदियों में जो दो नदियां ऐसी हैं जो 3 देशों में प्रवाहित होती हैं। तो 3 देशों में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, सतलज और सिंधु। सतलज कौन कौन से देश में प्रवाहित होती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। वैसे ही सिंधु है, सिंधु भी कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रही है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इन जो 6 नदियां आपके सामने ड्रॉ है पंचनद और सिंधु में, तो 6 में केवल एक ऐसी नदी है जो पूरी तरीके से भारत में बहती है, वो है ब्यास।
दो नदियां ऐसी हैं जो तीन देशों में बहती हैं, सतलज और सिंधु। और तीन नदियां ऐसी हैं जो दो देशों में बहती हैं, कौन कौन सी? रावी, चेनाब और झेलम। तो रावी, चेनाब और झेलम कहाँ कहाँ बहती हैं? भारत और पाकिस्तान में। समझ गए? तो इन छह में तीन दो देशों में, दो तीन देशों में, और एक एक देश में। क्लियर हुआ आइडिया? चलिए, अब ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हमें दिखाई दे रही हैं, तो इनकी संख्या टोटल जैसे बताएं कि एक दो तीन चार पाँच छह है। पहले एक और नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में पढ़ेंगे, फिर से इतिहास में एक राउंड आपको बता रहा कि ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र या सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया। नदीतमा यानी नदियों में उत्तम, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नदी थी नदीतमा यानी सरस्वती। अब वो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। तो देखिए, छह ये और एक सरस्वती, टोटल कितने हो गए? सात। यही सिंधु और उसके सातों सहायक नदियों का जो क्षेत्र था, इसी को मिला के नाम दिया गया सप्त सैंधव प्रदेश। और यही सप्त सैंधव प्रदेश भारत में आर्यों का प्रथम निवास माना जाता है। तो भारत में आर्यों का प्रथम निवास किसको माना गया? सप्त सैंधव प्रदेश, जो थोड़ी देर पहले आपको लिखा है। अब देखिए, नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता है, आपको बताया था जब भारत का मैदानी क्षेत्र आपको बता रहे थे, उत्तर का मैदान, की जब नदियां अपना पानी बढ़ाती हैं, नदियों में बाढ़ लगभग आती है हर साल, उत्तर की नदियां हैं, पानी बढ़ेगा तो आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जब आसपास का क्षेत्र डूबेगा, बाढ़ आएगी, तो बाढ़ की वजह से जब पानी हटेगा तो मिट्टी चेंज हो जाती है, तो हर साल उसकी मिट्टी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। जब हर साल मिट्टी चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा कि वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो जाता है, बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो इन सब में अब सोचिए, जहां पर एक नदी, अब कोई ऐसी जगह हो जहां पर दो नदियां हो, तो दोनों नदियों से लाभ होगा, दोनों नदियों से मिट्टी चेंज होगी, और दोनों नदियों से चेंज होने के बाद वो क्षेत्र और ज्यादा फर्टाइल होगा। तो इनमें जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक, तो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसी को भूगोल की भाषा में कहा जाता है दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। और ये जो दोआब का रीजन होता है, बहुत फर्टाइल लैंड माना जाता है, बहुत उपजाऊ माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे दोआब आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये वाला दोआब है बीस्त दोआब। तो अब देखिए, बीस्त दोआब किसके किसके बीच में? सतलज और ब्यास के बीच में। फिर यहाँ पर है बारी दोआब। बारी दोआब किसके बीच में है? ब्यास और रावी के बीच में। फिर है रचना दोआब। रचना दोआब किसके किसके बीच है? रावी और चेनाब के बीच में। फिर इसके बाद छाल दोआब है, चेनाब और झेलम के बीच। और इसके बीच सागर दोआब है, या कहेंगे सिंध सागर में लिखा हुआ मिलेगा, तो सागर दोआब या सिंध सागर दोआब। ये किसके किसके बीच है? सिंधु और झेलम के बीच। अब ये जो दोआब आप देखेंगे, तो इन दोआबों की संख्या कीजिए, एक दो तीन चार पांच। पांच को पंजाबी भाषा में कहते हैं पंज। तो पंज दोआब यानी कुल मिला जुला के इनको क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। तो जो पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, वो क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पांच क्या थे? दोआब थे। इन्हीं पांचों दोआबों के नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? पंजाब नाम पड़ा। इसीलिए जो पंजाब का जो रीजन है, पंजाब का जो लैंड है, वो इतना फर्टाइल लैंड माना जाता है, इतना उपजाऊ माना जाता है। तो पंजाब इतना फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पांच क्या है? दोआब। क्लियर हो गया? अब ये जो हम लोग देखते हैं सप्त सिंधु या पंचनद देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिंधु में केवल इतनी ही नदियां हैं, और भी ढेर सारी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, और पूरा जाल बना हुआ है। हम लोग केवल इनको इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसकी बाकी भी नदियां हैं, लेकिन बताएं कि ज्यादातर उनका प्रवाह कहाँ पर है? पाकिस्तान में, या कुछ अफगानिस्तान तक भी है, कुछ चीन तक है। लेकिन हम लोग को क्योंकि भारत का भूगोल देख रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो भूगोल देख नहीं रहे। तो भारत का भूगोल देख रहे हैं, तो केवल भारत के लिए जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको आप बना लीजिएगा, पहले तो फोटो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग फैक्चुअल डिटेल पर अभी चर्चा करते हैं, जो फैक्ट्स अलग अलग। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देखा जाए। ठीक, तो अब देखिए, ये जो आपको बताइए कि जो अलग अलग नदियों का जो क्षेत्र है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। इसको थोड़ा सा मैप के रूप में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये मैप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ये चाइना है, अफगानिस्तान है, उधर क्या है? पाकिस्तान है, तो इधर हमारा क्या है? हिंदुस्तान है। भारत की पूरा हिंदुस्तान की सीमा इधर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सिंधु नदी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सब देखना पड़ता है।
ठीक, तो इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से कि ये देखिए सतलज नदी है, ये इस तरीके से निकली, इस तरीके से होते हुए चली गई। इधर ये ब्यास नदी देखिए यहाँ पर ऐसे निकल गई। ये वाली नदी कौन सी है, रावी नदी, वो इस तरीके से जा रही है। फिर चेनाब नदी आप देखिए, तो फिर ये सब किसमें मिल गई, चेनाब में। ये झेलम नदी, झेलम में आगे किसमें मिल गई, चेनाब। देखिए सिंधु पूरा ही इधर से घूम के जा रही है। अब इसमें देखिए, इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं। किसकी, सिंधु की। यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है श्योक, श्योक की सहायक नदी है। नुब्रा, इधर इधर से में आती है गिलगित, इधर से आती है काबुल, काबुल की सहायक नदी है स्वात। इसके बाद आती है कुर्रम, कुर्रम के बाद गोमल है, गोमल में झोंक नदी है। इसके अलावा सोहन, सोहन नदी वैली, सोहन नदी घाटी हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली में। आप जब स्टोन एज पढ़ेंगे तो वहां पर सोहन नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए, तो ये सारी कौन सा नदी तंत्र है हमारा, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें वही मैप थोड़ा सा और जटिल कर दिया गया है ताकि आप देख के डर जाए। चीज हम लोग पेंसिल से बना देते हैं तो लगता है कि बड़ा आसान होता है, नहीं। ये वाले फोटो बनाए थे कितना आसान लग रहा था, अब इसको देख के आप पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल। तो एक्चुअली आप सही का मैप देखेंगे तो बहुत जटिल होता है, उतना जटिल हम लोग बस इसको, हम लोग इसीलिए हैं कि आपको मुश्किल चीजों को और क्या करते हैं, आसान कर दें। जितना आसान किया जा सकता है। अब ये देखिए थोड़ा सा आसान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली नदी कौन सी दिखाई दे रही है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और इधर एक कौन सी है, सिंधु नदी। क्लियर हुआ। अब इन दो आंखों को देख लेते हैं, दिखाई दिया, वही सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब इन दो आंखों के नाम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इन दो आप कौन सा है, बीच तो दो आप है, तो बीच दो आप किसके किसके बीच है, सतलज और ब्यास के बीच। बारी दो आप, रेखा दो आप, छाछ दो आप, सिंधु सागर। ऐसे नाम जान नहीं याद हो रहा है तो रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं आप लोग, रीजनिंग लगा लीजिए। बीच तो दो आप किसके किसके बीच, सतलज और ब्यास के बीच। बारी किसके किसके बीच, रचना। समझ गए। तो अगर आप रीजनिंग थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो इन दोनों के नाम आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होंगे। समझ गए, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, घर जाके दिमाग लगाइए अपने आप आ जाएगी। ये नाम बिल्कुल नदियों के पहले और आखिरी वर्ड को लेके मिलाए गए, बिस्त, बारी, रचना, छाप। समझ गए। तो रीजनिंग थोड़ा सा लगाइए, इन दो आमों के नाम आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया, बिस्त समझ में आया, सतलज और ब्यास, बारी, राह, छाछ। समझ गए। चलिए, अब एक एक करके इन नदियों के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल डिटेल देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका विस्तार देखते हैं, क्या है कैसे है, इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स। देखिए, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, इसके अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं पांचों को क्या बोलते हैं, पंचनद। समझ गए। सिंधु तिब्बत के, अब देखिए तिब्बत लिखा हुआ है लेकिन अब ये तिब्बत क्या हो चुका है, चाइना हो चुका है, तिब्बत या चाइना। मानसरोवर झील के निकट चोंगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश चोटी की दूसरी ओर से सिंगी खबाब और दक्षिण की ओर से गर्तनचू नदियां इसमें आके मिलती हैं। सब सब चीन में ही। ये ब्रह्मपुत्र नदी से ठीक उल्टी ओर मिलती है, बताया था कि ये अगर हम लोग देखते हैं कौन सा है, मानसरोवर इधर ब्रह्मपुत्र और इधर सिंध, बिल्कुल अपोजिट जाती है और इधर वो निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। तो इंडस रिवर की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। और ये संसार की बड़ी बड़ी नदियों में एक मानी जाती है, कौन सी, सिंधु नदी। 2800 किलोमीटर है जरूर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल कितनी है, 1111 किलोमीटर, यानी 1114, यानी ज्यादातर आप देखेंगे 2880, 2880 में ज्यादातर किधर है, उधर है। भारत में केवल कितना है, 1114 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में, जबकि भारत बहुत थोड़ा सा 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत भारत में, भारत सिंधु और उसके सहायक नदियों में झेलम और चेनाब का केवल कितना, 20% जल का इस्तेमाल करेगा, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा।
तो इस एग्रीमेंट को कहा जाता है 80-20 एग्रीमेंट। 80-20 एग्रीमेंट किसको कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था, और इस सिंधु नदी जल समझौते में जो मीडिएटर था, मध्यस्थ था, वो कौन था? वर्ल्ड बैंक। समझ में आया? 80 किसका, 20 किसका? नहीं समझ में आया? ये दोनों जो है सतलज और रावी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सतलज और रावी का प्रवाह क्षेत्र भारत में ज्यादा है, झेलम और झेलम का कम। तो इस चेनाब और झेलम का भारत कितना इस्तेमाल करेगा? 20%। और पाकिस्तान कितना इस्तेमाल करेगा? 80%। इन दोनों का भारत 80% और पाकिस्तान 20%। समझ गए? क्लियर हुआ? तो नीचे वाले जो दोनों है कौन कौन से? रावी और सतलज, इसका कितना? 80% कौन इस्तेमाल करेगा? भारत। और ऊपर दोनों कौन कौन से हैं? झेलम और चेनाब, इसका भारत कितना इस्तेमाल करेगा? 20%। अब उल्टा उल्टा कर दिया, झेलम और चेनाब का 80% इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। और सतलज और रावी का 20% इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। समझ गए? तो यही इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु नदी जल समझौता है। सिंधु नदी जल समझौते में मध्यस्थ कौन था, मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। और इसके लिए अभी कुछ समय पहले जब विवाद होता है, जब कभी सिंधु नदी जल को लेकर विवाद होता है, तो वर्ल्ड बैंक से डेलीगेशन आता है। जैसे भी पिछली बार रिचर्ड लाफेटे को भेजा गया था, वर्ल्ड बैंक के डेलीगेट थे। कि होता क्या है कि अब जैसे बताया कि नदियों का इस्तेमाल अब सामरिक महत्व के लिए किया जाता है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इस्तेमाल नदियों का किया जाता है। जैसे होता क्या है कि बांध बना के नदियों का पानी रोक देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब पानी नहीं देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तब पानी बहा देंगे ढेर सारा। आप सेटेलाइट से देखते रहेंगे, अगर इनके पास पता चला कि फसल होनी है कपास की, पाकिस्तान में कपास की फसल बहुत अच्छी होती, कॉटन है, गेहूँ, तो जब जरूरत पड़ेगी तो पानी रुका रहेगा। जब देखेंगे बेचारे नहर और सिंचाई कर लिए, तो फिर अब सिंचाई हो गई, जरूरत नहीं, तब फिर गेट खोलेंगे, बड़ा से पानी पूरा बहाना शुरू कर देंगे। तो बरस लायक तो फसल तबाह होगी, जहाँ से लोग उधर से बह के अरब सागर में जाके बहेंगे, तो उन सबों का नुकसान होगा। क्योंकि अब उनको भाई समझौता किया कि 80% पानी चाहिए। अब 80% पानी चाहिए तो कहा, ये तो कहा नहीं गया कि 80% चाहिए तो क्या इंस्टॉलमेंट में चाहिए, एक ही बार में दे देंगे लोग बेटा 80%। बड़े भाई हैं, जब देना शुरू करें तो शायद तो ज़्यादा दे देंगे, थोड़ा ज़्यादा देंगे, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर सब कंधा बंदूक टांगेंगे और आके इधर आतंकवाद फैलाएंगे। फिर ये सब क्या करेंगे, फिर गेट बंद करेंगे, अच्छा बेटा तुमको हम बाद में सबक सिखाएंगे। फिर एन टाइम पर गेट बंद होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब नहीं खुलेगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब गेट खोल दिया जाएगा। तो खाली गेट खोल के गेट बंद करके इन सबों को परेशान कर देते हैं। तो ये नदियां आपको कल समझा रहे थे कि ये अब किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, हथियार के रूप में। और वही इस्तेमाल अब चीन भारत की तरफ कर रहा है। तो उसने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना शुरू कर दिया, डैम बनाना शुरू कर दिया, कि जब जरूरत होगी तो डैम बना के पानी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। और फिर जब देखेंगे बाढ़ का सीजन आ रहा है तो खोलेंगे गड्ढा, फिर पानी बहेगा, तो फिर असम में और वेस्ट बंगाल में बाढ़ आएगी उससे। तो नदियां अब वर्तमान दौर में हथियार के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। हो सकते हैं क्या, होती ही है। समझ गए? चलिए, तो फैक्ट्स की बात कर रहे थे, आपको सिंधु नदी के बारे में बता रहे थे। तो ये 80-20 एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया कि सतलज और रावी का 80% का इस्तेमाल किसको दिया गया है, भारत, और झेलम और चेनाब का केवल 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, लेफ्ट हैंड साइड की, अब नदी का बायां दायां किधर हो रहा है, तो नदी जिधर की ओर प्रवाहित हो रही है, जिधर की ओर फ्लो कर रही है, आप उधर की तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो जो आपका बायां होगा वो नदी का बायां होगा, जो आपका दाहिना होगा वो नदी का दाहिना होगा। ठीक है? तो सिंधु नदी की बाएं ओर साइड की ब्रिटिश कौन कौन सी? ये पांचों है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। अब ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में कहा मिलती है, मिठानकोट के पास मिल जाती है सिंधु में, अभी आपको बताया था। बाई ओर से और भी कई सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें जस्कर है, श्याम है, सिगार है, गिलगित है। दाई ओर से मिलने वाली नदी में श्योक है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। तो श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल ये सब किधर मिल रहे हैं, राइट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी मिलती हैं, जस्कर, श्याम, सिगार, गिलगित। और
ये जो पांचों नदियां हैं ये भी किधर से मिल रही हैं? बाईं ओर से मिल रही है बच्चे। इसके अलावा काबुल जो नदी है और उसके साथ में सिंधु में अटक के पास मिल जाती है। सिंधु नदी अटक अटक के पाकिस्तान में है, मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके ये विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस नदियों को सरस्वती, इन जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, हालांकि उनको अलग अलग नामों से बुलाया गया है। जैसे सिंधु नदी का नाम क्या है? सिंधु ही है। सरस्वती का नाम क्या है? सरस्वती है। झेलम का नाम क्या है? विदस्ता है। अस्तिनी का नाम क्या है? चिनाब है। पुरुषनी या रावी नदी, शतुद्री यानी सतलज, विपशा यानी ब्यास। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं सातों को क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। और ऋग्वेद ने बताया कि आर्यों का प्रथम निवास यही सप्त सैंधव प्रदेश। ये अभी सिंधु नदी का समझौता समझाया है आपको। चलिए अब दोआब देख लीजिए। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? दोआब। इसका भी फैक्ट उसमें लिखा होगा। तो सबसे पहला दोआब कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब किसके किसके बीच में? सिंधु और झेलम के बीच में। छाछ दोआब किसके किसके बीच में है? झेलम और चेनाब के बीच। रेशना दोआब किसके किसके बीच है? चेनाब और रावी के बीच। बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच। बिस्त दोआब ब्यास और सतलज के बीच। समझिए। चलिए इसके बाद ये दोआब की आपको जो तस्वीर दिखाई थी, अब एक एक करके नदियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लें। जैसे झेलम नदी, कौन सी नदी को हम लोग देख रहे हैं? झेलम। तो झेलम नदी को आप देखेंगे तो झेलम नदी पीर पंजाब पर्वत के पदस्थली में वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई उधर झील में मिलती है। ठीक। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम के ही किनारे है। आगे बढ़ते रहे मुजफ्फराबाद में मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर बहती है। कुछ समय तक मुजफ्फराबाद जो पीओके है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उस पीओके जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर उसकी राजधानी श्रीनगर है, वैसे पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक ही भारत पाकिस्तान की सीमा के पैरेलल बहती है। इसके बाद कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी जो है बिल्कुल फ्लैट बहती है, उसमें नौकागम्य है, नेविगेशन हो सकता है। इससे कश्मीर में आवागमन और व्यापार व्यवसाय में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारा या बजरे अधिक चलाया जाता है। शिकारा जो होता है, जो हाउस बोट टाइप से जो होते हैं ना, कि नाव पर ही घर बना देते हैं होटल टाइप से, तो वही होता है कि नाव में फल सब्जियां फूलों से खेती की जाती है। झेलम नदी, झेलम और रावी दोनों पाकिस्तान में झेलम के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नीलम के नाम से जाना जाता है। झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से ही जानते हैं। ठीक। इसके बाद अगली नदी कौन सी है? चेनाब। तो चेनाब नदी है, ये सिंधु की सबसे बड़ी, बताया था सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। ये लाहौर में बारालाचा नदी के दोनों ओर से चंद्र और भागा दोनों अलग अलग है, वही दोनों मिलकर चंद्रभागा मिला बनाती है। यही दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? चेनाब बनाती है। ये हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती है और इसमें बर्फ पगल कर लगातार थोड़ी थोड़ी करके चेनाब नदी में बर्फ भी आती है। भारत में इसकी लंबाई भी कितने किलोमीटर की है? 180 किलोमीटर की है और इसके अपवाच का क्षेत्रफल 26,755 वर्ग किलोमीटर। चेनाब के बाद अगली है रावी। रावी को ऋग्वेद में क्या कहा गया? पुरुषनी या इरावती इसी को कहा गया। ये पंजाब की पंचनदियों में सबसे छोटी है। इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। इसके निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। इस घाटी को क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी कहते हैं। ठीक। पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चेनाब से मिलती है। इसकी लंबाई भी कितने हैं? 725 किलोमीटर तथा इसके अपवाह का क्षेत्रफल 25,957 वर्ग किलोमीटर इसका रावी का। ठीक। तो रावी के साथ ही ब्यास हम देखिए। ब्यास देख लीजिए। ब्यास जो है ये कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे से निकलती है और ये किसकी सहायक नदी है? सतलज की। क्योंकि ब्यास जाके किसमें मिल जाती है? सतलज मिल जाती है।
कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। उसका अपवाद कितना है? 25,900 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद है कौन सी नदी? सतलज। सतलज यानी इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया? शिकुत्री। तो जो सतलज नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर लंबी है सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के समीप राकेश लेक से निकलती है तथा शिप्किला नदी के पास से भारत में प्रवेश करती है। इंडिया में स्पीति कहाँ जाती है? शिप्किला नदी के पास। स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है, यानी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर इसकी कौन सी है? स्पीति। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। जैसे हिमालय के 3 भाग है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बाकी कोई भी नदी इसको सीधा सीधा नहीं काटती। बाकी कोई यहाँ से निकल रही है, कोई जैसे आपको पता है कि इंडस बीच से क्रॉस करती है, ये सीधे सीधे उस पार से इस पार आती है। तो ये इकलौती नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटते हुए आती है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया और भारत तिब्बत मार्ग सतलज नदी घाटी से ही होके गुजरता है। ठीक। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी? सतलज। ठीक। इसके अलावा बाकी सिंधु वगैरह के बारे में तो बताया था आपको। तो ये था सिंधु नदी और उसका तंत्र, और बताया कि जो सिंधु नदी और उसका तंत्र है ये हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अब इसका महत्व कम क्यों हो गया? क्योंकि बंटवारे के बाद अभी किसके हिस्से में चली गई है? पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तो सिंधु की बजाय हम लोग जो देखते हैं पंचनद को ज्यादा विशेष रूप से देखते हैं। जो झेलम है, व्यास है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, इसको विशेष रूप से देखते हैं। ठीक है। तो इसके जो मुख्य सवाल आएंगे इसके ओरिजिन से आते हैं। तो आप किसके किसके बीच में है? सिंधु नदी जल समझौता क्या है, कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, मीडिएटर कितना था, 80-20, कौन कौन सी नदियों का 80 है, कौन कौन सी नदियों का 20 है, किस राज्य से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी 2 देशों में बहती है, कौन सी 3, पूर्व से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण नदियों का प्रवाह तंत्र, कौन सी बाएं हाथ से सहायक नदियां हैं, कौन सी दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके के सवाल इसके बनते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा था इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। इसको विस्तार से देखिए, खासतौर पर इसका मैप आप बना के ड्रॉ करके इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो इसको हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डाउट क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।